हे गाइस, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ एन फ्राइस एकेडमी। और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 साइंस केमिस्ट्री का पार्ट 3 धातु धातु मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 3 करने वाले हैं। और पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पहले कर चुके हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख सकते हैं। और मैं तो यही चाहूंगा कि सबसे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखें, जिससे पार्ट 3 आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से यौगिकों का निर्माण समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे NaCl। तो NaCl का निर्माण कैसे होता है? NaCl, ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि Na जो है, नाम तो सब जानते होंगे ना, सोडियम। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, एटॉमिक नंबर, वो कितना होता है? 11। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो 2 8 1 281 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 17, यानी 17। इसका करोगे 28,7। ये आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे Na का क्या? 281। यहाँ पे क्या है? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ये 8 यहाँ तक, इसकी ये भी ऑर्बिट पूरा है, ये भी, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज्यादा है। इसको 7 तो कोई देगा नहीं, तो ये Na क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके साथ भी सहयोग करता है, ठीक है ना, यौगिक बनाता है। अब देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अगर ये देता है तो यहाँ 2,8 यहाँ पे बचेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने दे दिया, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो एक पॉजिटिव आ गया। अब हम क्लोरीन की तरफ देखते हैं, तो 287, इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है बाहरी कक्षक पूरा करने के लिए। जो बाहर ऑर्बिट है इसका, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रखना है। अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को लेता है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 288 हो गया। और यहाँ पे जो सिंबल आएगा वो किसका आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो सिंबल माइनस का आता है, अगर इलेक्ट्रॉन को देते हैं तो सिंबल किसका होता है? प्लस का आता है, ठीक है। तो ये चीज अपने को अच्छे से ध्यान में रखना है। अब इतना काम होने के बाद, ठीक, इतना अगर आपने कर लिया, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर आप देख रहे हो यहाँ पे Na जो है, एक पॉजिटिव था, हमने एक यहाँ पे ये लगा लिया, ठीक है। Cl पे कितने नेगेटिव है भाई? एक ही नेगेटिव है, ठीक है। लेकिन Cl के आउटर ऑर्बिट जो है, बाह्य कक्षक जो है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? 7। तो हमने 7 यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब एक यहाँ से हमने यहाँ पे ले लिया, कितने हो जाएंगे इसके? 8। तो क्या बनेगा? Na पॉजिटिव और Cl पे नेगेटिव रहेगा, और 7 और 1 जो लिया हमने वो वहां पे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है, इन ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। और ये आपको आना ही चाहिए, ठीक है। और एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, जो मैं जिन यौगिकों का स्थानांतरण कराऊंगा, मैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, जिन यौगिकों का निर्माण मैं आपको कराने वाला हूं, वही यौगिक आपके एग्जाम में मिलेंगे, यानी इससे बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। आपने अगर पिछले वीडियो फर्स्ट चैप्टर के नहीं देखे तो आप फर्स्ट चैप्टर के भी वीडियो आप देख लें, मैथ्स और साइंस के वीडियो देख लें। आपको जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं जाने वाला है, ठीक है। बाकी आप अगर कंटेंट देखोगे तो सबसे अच्छा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज जो चैप्टर के टॉपिक हैं वो भी हम यहाँ पे आपको कराते हैं, ठीक है। सारी चीज करा रहे हैं टॉपिक वाइज। दूसरा, जो चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, वो सारे क्वेश्चन अपन यहाँ पे आपको करा ही रहे हैं, ठीक है। और वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं, वीडियो पे व्यूज तो होते हैं, मैं देखता हूँ व्यूज आ जाते हैं, लेकिन उतने लाइक नहीं होते हैं, ना ही कमेंट होते हैं। तो वीडियो पे लाइक और कमेंट आप करते रहिए। और जो सब्सक्रिप्शन का जो रेशियो है वो भी कम है, ठीक है। 60% जो वीडियो है वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिए, जिससे जब भी नया वीडियो आता है तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमेशा आप पूरा वीडियो देखें, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो NaCl का हम अभी देखो, कई सारे यौगिकों का हम इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा
निर्माण करेंगे, जिससे आपको सारे डाउट जो भी रहेंगे वो क्लियर हो जाएंगे और आप इसको सीख जाओगे। अब हम करते हैं MgCl2 का, मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आप सभी जानते हैं 12। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2 8 2 होता है ना। अब क्लोरीन का कितना होता है, अभी आया ही था 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। अब मैग्नीशियम पे आते हैं। अब देखो ये भी कक्षा पूरा है, ये भी, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हैं। अगर इसको ये वाला पूरा करना है कितने चाहिए, 6 6 तो कोई देगा नहीं, तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दान में दे देता है। ठीक है, दे देता है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम का क्या है, 2 8 2। मैग्नीशियम ने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाले खुद से, तो इस पे 2 पॉजिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है मैग्नीशियम पे कितना होता है, 2 पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है। अच्छा, ये वाला आपको फंडा पता है कि पॉजिटिव और क्यों आता है, इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव क्यों रह जाता है। अच्छा, आपको एक चीज पता होगी, किसी चीज में, ठीक है, किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। अगर मैं कहूं ये मैग्नीशियम है, ठीक है, आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं, मैग्नीशियम है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 12 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और प्रोटॉन पे जो चार्ज क्या होता है, प्लस का होता है। ठीक है, प्रोटॉन पे चार्ज किसका होता है, प्लस का। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, बाह्य कक्षक में घूम रहे होते हैं। प्रोटॉन क्या होते हैं, अंदर होते हैं ना, नाभिक के, न्यूट्रॉन प्रोटॉन। अब इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं भाई, बाहर में घूम रहे होते हैं, चक्कर लगा रहे होते हैं। भाई इसमें तो प्रोटॉन है आपका, इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल भी जाते हैं। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे ना। अब प्रोटॉन भाई कितने हैं, प्रोटॉन तो इसमें 12 है ना। अब प्रोटॉन पे सिंबल किसका होता है, प्लस का। आप इन दोनों को अब देखो, अब इसमें कितना बचेगा, प्लस का ही तो बचेगा ना। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। देखने में छोटा लग रहा है ये, मैंने जो आपको बताया एक छोटी सी चीज लग रही है, लेकिन बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। यहाँ से अपने को ये चीज क्लियर हो जाती है, और यही फैक्चुअल है। ठीक है ना, ये चीज फैक्चुअल मैं आपको बता रहा हूँ, यही होता है। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि प्लस और माइनस अगर ऐसा क्यों होता है, तो ये चीज आप बता सकते हो। अगर जैसे अगर इलेक्ट्रॉन हम किसी से ग्रहण करते हैं, मान लो, ठीक है, जैसे क्लोरीन का अपन एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन जो है उसका 287 होता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। ठीक है, अब इसमें 7 तो प्रोटॉन होंगे और 17 प्रोटॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। अब आउटर कोश यानी बाह्य कक्षक पूरा करने के लिए क्या लेता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेता है ना भाई। यहाँ पे तो इन दोनों का जो था वो न्यूट्रल हो जाता है ना, प्लस माइनस होके, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेने से इस पे क्या सिंबल आएगा भाई, माइनस का ही तो आएगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो अब यहाँ पे निकले थे 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे, 12 प्रोटॉन बचे, इसलिए प्लस का 2 हो गया। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब ये चीज आपने कर ली। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, क्लोरीन का तो आप पहले ही कर चुके हैं। ठीक है ना, ज्यादातर क्लोरीन चलता है सब में, तो आपको वही एक ही बार में समझ में आ जाएगा, और बार बार करोगे तो क्लोरीन पे कोई दिक्कत नहीं है। 2 8 7 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चाहिए होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इस पर 1 माइनस हो गया। ठीक है, अब देखो मैग्नीशियम जो है उस पर कितने पॉजिटिव है, 2, तो आपने 2 बना लिए ये। ठीक है, अब क्लोरीन के देखो MgCl2 है, तो आप भाई 1 Cl जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 Cl हमें यहाँ पे बनाने होते हैं, क्योंकि MgCl। अब 1 Cl यहाँ बना लिया, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन, 1 Cl यहाँ बना लिया, इस पे 7 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल गया, 1 यहाँ से मिल गया आपको। ठीक है, अब आप दूसरी तरफ लिखेंगे Mg, कितने इलेक्ट्रॉन दिए इसने, 2, तो 2 पॉजिटिव इस पे आ जाता है अपना। अब Cl को आपको डबल नहीं लिखोगे, यहाँ पे Cl2 लिखेंगे। ठीक है, तो Cl आपने बना लिया और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, ब्रैकेट के बाहर आप 2 लिख दोगे, क्योंकि जिससे आपको डबल Cl लिखने की यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है, केवल Cl2 से आपको पता चल जाएगा कि Cl2 हैं। अब आप यहाँ पे नेगेटिव भी 1 ही लगाओगे, ठीक है, अंदर, क्योंकि डबल हो गया ना ये। अब यहाँ पे आपने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं। देखो, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक, अब करते हैं हम MgO का। Mg का भी हमने अभी किया है, इसमें केवल O का कितना होता है, 8 होता है। ठीक है ना, परमाणु क्रमांक O जो है उसका कितना होता है, 8। तो इसको कैसे तोड़ोगे भाई, 8 को 2,6। इसको कितना चाहिए बाह्य कक्षक पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो इस पर 2 नेगेटिव हो जाएंगे।
अब इस पे 2 पॉजिटिव होते हैं Mg पे और इस पे 2 नेगेटिव होते हैं, तो ठीक है, इसीलिए सिंगल ही बने, क्योंकि इसको 2 चाहिए भाई। MgCl2 था, उसमें Mg पे 2 पॉजिटिव थे, Cl पे 1 नेगेटिव, तो वहां पे हमने 2 Cl बनाए थे। लेकिन यहाँ पे MgO में 2 पॉजिटिव होते हैं Mg पे और 2 ही उस पे O पे नेगेटिव होते हैं, चार्ज होता है। तो आप क्या करोगे भाई, 2 इलेक्ट्रॉन O ही ले लेगा, इसलिए सिंगल ही O बनता है यहाँ पे। तो एक ऐसे ये 6 बना दिया आपने, और इधर आप जो लिखोगे Mg 2 पॉजिटिव, O पे 2 नेगेटिव, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब आयन की बात की जाए तो Mg पे जो आयन होते हैं वो डबल पॉजिटिव होता है, ठीक है। इस पे कैशन और आयन, ठीक है, 9 ये इस पे डबल नेगेटिव होता है। इस तरह से आप दिखा सकते हो। अगर Na2O पे दिखा रहे हो तो आपका Na पॉजिटिव होता है, इस पे डबल नेगेटिव। इस तरीके से आप इनको दिखा सकते हो, ठीक है। किस पे कितना चार्ज होता है ये चार्ज आप दिखा सकते हो, पॉजिटिव चार्ज किस पे है, नेगेटिव चार्ज किस पे है ना। तो नेक्स्ट अपन करते हैं Na2O, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जिन यौगिकों का निर्माण में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा कर रहा हूँ वही आपके एग्जाम में आएंगे, इससे आपका बाहर नहीं जाने वाला है। तो आप ये टेंशन छोड़ दो कि आप अगर इनको ही कर लोगे अच्छे से तो भी आपके 2 नंबर क्लियर हैं, ठीक है, एग्जाम में कोई नहीं रोक रहा। और ये क्वेश्चन आता है, ये ध्यान रखना, इस साल नहीं आएगा, नेक्स्ट ईयर मतलब आता जरूर है, ठीक है। हो सकता है आपके सेट में ना आए और हो सकता है आए, तो फिर तो आपको करना तो कंपलसरी है ही, ठीक है। और हर बार आता है इससे क्वेश्चन जहां तक है। तो Na का कितना होता है, और ऑक्सीजन का भी हमने किया ही था ना, 8 होता है। Na का जो आप लोगे, Na का पहले कर रखा है हमने, Na का होता है 11 2 8 1, ओके। ऑक्सीजन का होता है 8, तो 2 6। अब यही चीज है यहाँ पे देखो, 2 8 1, एक पॉजिटिव पहले कर चुके हैं, 2 नेगेटिव कर चुके हैं। अब यहाँ पे Na2 वैसे भी दिख रहा है, Na के 2 हैं इसमें, तो Na के अपने को 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव होते हैं। तो एक Na से हम इसको भैया 2 नहीं दे सकते, यहाँ पे यौगिक का निर्माण नहीं होगा, इसलिए हमें Na 2 लेने पड़ते हैं। एक आपका ये यहाँ से चला गया और एक इससे, ठीक है। अब Na के 2 Na पॉजिटिव, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपका ये 6 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह से बना दोगे, और 2 इलेक्ट्रॉन जो हमने लिए थे Na से, 2 Na जो हैं वो, और इस पे 2 नेगेटिव चार्ज यहाँ पे दिखा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट AlCl3। तो AlCl3 एल्युमिनियम का आपको परमाणु क्रमांक पता होगा कितना होता है, 13 है ना, कितना होता है 13। इसको तोड़ते कैसे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 8 3। तो इस पे जो पॉजिटिव होंगे वो कितने होंगे, 3। और क्लोरीन पे आपको पता ही है एक ही होता है नेगेटिव, तो क्लोरीन कितने बनाने पड़ेंगे हमें, 3। और आप इस यौगिक में भी देख रहे हो Cl के कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। तो Al पे 3 हमने ये बना दिए भाई, 3 इलेक्ट्रॉन ये हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले जो हैं ये एक्स्ट्रा जो बाह्य कक्ष में हैं ये ही दे सकता है, अंदर वाले तो देगा नहीं। तो Cl जो है 3 हमने बना दिए, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा दिए, तो ये यहाँ से इसने ले लिया, इससे ले लिया, इससे ले लिया, ठीक है। फिर इधर हमने एरो से अपना दिखा दिया कि भाई A ने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो 3 पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे Cl के कितने, 3 हैं, ठीक है। आप जो 3 जो है वो आप यहाँ भी लिख सकते हो, अगर यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हो, ठीक है। Cl 7 बना दो, 1 इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव, और यहाँ पे 3 लिख दो, या तो आप यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ओके। तो क्लियर। अब जो है सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, ठीक। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में आपको कुछ नहीं करना है, बस जिस पे जितना चार्ज होता है, जैसे अब मान लो Na पे क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो 1 दिखाना है। ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो चाहे आप इस तरह से दिखा दो 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Mg के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, तो आप इस तरह से ये दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको दिखानी है, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ठीक है। आपको सारी चीजें क्लियर कराई जाएंगी, ठीक है। लास्ट एक वीडियो हम चैप्टर के खत्म होने के बाद भी बना देंगे, यदि आपको जो भी डाउट रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखते हो तो उन सभी डाउट का वीडियो अपन बना देंगे। जैसे एक चैप्टर में डाउट बहुत कम होते हैं, तो दूसरे चैप्टर के कुछ होंगे, तो दोनों चैप्टर के डाउट्स का वीडियो अपन बना देंगे, ठीक है।
तो अब जो है अपना ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं अपने आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, जो टॉपिक है वो क्या होता है। ठीक है, अब यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन तो यहां से बनता ही है। ठीक है, और जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी यहां से क्वेश्चन काफी आता है। भौतिक प्रकृति कैसी होती है आयनिक यौगिकों की? देखो, धन व ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? ठोस होते हैं एवं थोड़े कठोर होते हैं। ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हो जाती है। ठीक है, ये यौगिक सामान्यतः भंगुर होते हैं तथा दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। भंगुर, छड़ भंगुर यही होता है। अगर आप दाब डालोगे किसी चीज से, इस पे चोट मारोगे तो ये टूट जाते हैं। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। अब आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और क्वथनांक है वो कैसा होता है? ठीक है, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है, क्योंकि इनके बीच में मजबूत अंतरा आयनिक आकर्षण बल होता है, जिसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये आपका क्लियर हो जाता है। अब ये घुलनशील कैसे होते हैं? किन किन चीजों में ये घुलनशील होते हैं? ठीक है, तो आयनिक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं। किसमें? जल में घुलनशील। वह जो कैरोसिन और पेट्रोल आदि जैसे विलायकों में ये क्या होते हैं? अविलेय होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो विलायक होते हैं उनमें अविलेय होते हैं। अब इन विद्युत चालकता कैसी होती है? ठीक है, वो अपन देखेंगे। ठीक, तो आयनिक यौगिक की जो विद्युत चालकता है, ये किसी विलयन से विद्युत के चालन के लिए आवश्यक कणों अथवा आयनों की गतिशीलता आवश्यक होती है। ठीक है, किसी भी विलयन में अगर हमें विद्युत का चालन करवाना है तो आवश्यक कणों अथवा आयनों की जो गतिशीलता होती है आवश्यक होती है। बिना आयनों की गतिशीलता के, आवश्यक कणों के अगर वो गतिशील नहीं है तो वहां पे भैया विद्युत का चालन होगा ही नहीं। ठीक है ना, तो आयनिक यौगिकों का जो जलीय विलयन जो है वो विद्युत का चालन करता है, क्योंकि आयनिक यौगिक जल में अपघटित हो जाते हैं और आयन मुक्त करते हैं। ये मुक्त आयन धारा प्रवाहित करने पर विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉन की तरफ गमन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एक दो बार इनको नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और रिपीट कीजिए तो आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि भाई विद्युत के चालन के लिए आयनों का भाई गमन करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और आयनिक यौगिकों को जैसे ही हम जल में डालते हैं तो वो घुल जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं जल के साथ और आयन मुक्त करते हैं। और जो आयन जो है वो धारा के विपरीत क्या है? गमन करते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। जैसे जिधर से धारा बह रही होती है उसके अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं, आयन जो होते हैं। ओके, क्वेश्चन बनता है आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है? ठीक है, आयनिक यौगिकों का जो गलनांक या क्वथनांक अगर हम कहें तो उच्च क्यों होता है? कारण क्या होता है? इनके मध्य में प्रबल अंतरा आयनिक आकर्षण बल होता है, इसीलिए आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है। अभी हमने पढ़ाई था। ठीक है, अब बात करते हैं खनिज। तो खनिज क्या है? पृथ्वी की भूपर्पटी में, ठीक है, ऊपर वाली जो पृथ्वी की जो सतह है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व तथा यौगिकों को अपन क्या बोलते हैं? खनिज बोलते हैं। ठीक, तो ये अपने को याद रखना है। ठीक है, पृथ्वी की भूपर्पटी में, किसमें? पृथ्वी की जो भूपर्पटी है, यानी ऊपर वाली जो पृथ्वी की जो सतह है, उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों तथा यौगिकों, ठीक है ना, तत्वों तथा यौगिकों को हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, खनिज क्या होता है। ठीक है, अब अयस्क की बात आती है तो देखो, अयस्क जो होते हैं वो खनिज ही होते हैं। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं कि अयस्क खनिज ही होते हैं। तो कैसे भाई, कौन से खनिज अयस्क कहलाते हैं? देखो, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, समझ में? कुछ स्थानों पर क्या होता है? खनिजों में कोई विशेष धातु अधिक मात्रा में होती है, जिसे प्राप्त करना बहुत आसान, ठीक है, तथा लाभकारी होता है। ठीक, अयस्क कहलाती है। यानी आपको समझ आ गया होगा। देखो, कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पे खनिजों में कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में है। अब वहां से उस धातु को बहुत आसानी से और कम खर्चे में प्राप्त कर ले हम, तो वो जो है अयस्क कहलाता है। ठीक है, यहां से हमें वो धातु मिल रही है। ठीक है, अब खनिज और अयस्क, देखो यहां पे एक चीज बनती है, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? नहीं,
सभी खनिज अयस्क नहीं होते। हाँ, सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं। अब आता है गैंग। देखो ये, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, खनिज अयस्क गैंग तीनों डेफिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्या खनिज अयस्क और गैंग। तो गैंग क्या है? पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। अब सक्रियता श्रेणी, ठीक है, ये तो हो गया अयस्क, गैंग, खनिज क्या था। ठीक है, अब सक्रियता श्रेणी हमने पढ़ रखा है। सक्रियता श्रेणी क्या थी? सक्रियता श्रेणी एक वह श्रेणी है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर किस क्रम में रखा गया है? अवरोही क्रम में रखा गया है। सबसे पहले अधिक अभिक्रियाशील धातु, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। ठीक है, ये क्रम है। इसकी हमने आपको ट्रिक भी साथ में प्रोवाइड कराई है। ठीक है, और आप नोट्स साथ में बनाते चलें। अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आपको जो नोट्स जहां मिलेंगे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप नोट्स वहां से भी परचेज कर सकते हो। ठीक है, आपको नोट्स वहां से मिल जाएंगे। ठीक, और नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार वीडियो पूरा देखिए, फिर नोट्स दोबारा में आप नोट्स बनाइए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कीजिए, तो वो ज्यादा बेटर मेरे ख्याल से आपके लिए रहेगा। क्योंकि जो हम लिखते हैं वो हमें लिखते टाइम भी याद हो जाता है काफी सारी चीजें, तो आप इस प्रोसेस को अपनाइए। ठीक, तो अब जो आपका गैंग हो गया क्लियर है ना, अयस्क, खनिज, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी के बारे में भी मैंने बता दिया है। तो और अपन इस वीडियो को अपन इतना ही रखते हैं। ठीक है, और इससे आगे की जो चीजें हैं वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो बड़ा हो जाता है तो उसमें क्या है ना, दिक्कत ही आती है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए जय हिंद दोस्तों।